नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपकी स्वागत है। मैं हूं आपके साथ होरिता। नजर डालते हैं आज के खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागृह में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया और एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वेटलैंड एटलस का विमोचन किया। साथ ही समारोह में पीएचडी के विद्यार्थियों को पर्यावरण छात्रवृत्ति प्रदान की। लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस अब हाई स्पीड और हाई टेक दोनों ही हो गई है। लखनऊ की सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर आम नागरिक की मदद के लिए पुलिस को नई 42 रेसर बाइक, मोबाइल बाइक दी गई। ये बाइकें तकनीक से लैस है और तेज रेस्पॉन्स में ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट में मदद करेगी। सुनिए। और सम्मानित प्रेस के मित्रों, लखनऊ जनपद के निरंतर विस्तारीकरण के फलस्वरूप विभिन्न चौराहों, तिराहों पर और अन्य स्थलों पर सुगम एवं सुदृढ़ यातायात व्यवस्था प्रबंधन के दृष्टिकोण से आज 42 नए रेसर मोबाइल का शुभारंभ पुलिस आयुक्त महोदय की प्रेरणा से हो रहा है। ये 42 जो रेसर मोबाइल हैं शहर के विभिन्न लगभग सभी एरिया को कवर करेंगे, जो हमारे लिए यातायात के दृष्टिकोण से संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, जिन पर दबाव की स्थिति अक्सर बन सी जाती है, जिससे कि त्वरित गति से ये वहां पहुंच करके यातायात को सामान्य कर सकें। किसी को भी कोई आवश्यकता हो, अगर ट्रैफिक में कोई फंसा हुआ है, कोई एम्बुलेंस फंसा हुआ है, वो तत्काल उसको रास्ता दिलवाना, कोई स्कूल का बस में फंसा हुआ है उसको मार्ग दिलवाना, या कोई आदमी परेशान है तो उसकी भी सहायता करने का ये उद्देश्य रखा गया है। साथ ही बहुत बार देखा गया है कि एक अस्थायी जो पिकेट रहता है वो वहां पे रुक करके ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं। रिजर्व पुलिस लाइन में लखनऊ में पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर ने इन हाईटेक बाइकों को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया। आज बाइक में लाउड हिटलर हेडसेट, जीपीएस, ब्रेथ एनालाइजर और मोबाइल फ़ोन जैसे उपकरण हैं। इनका संचालन लखनऊ की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी। यही नहीं, इन बाइकों में बीट सिस्टम के तहत सड़कों पर तैनात किया जाएगा, वहाँ जहाँ पुलिसकर्मी के सिर्फ ट्रैफिक संभालेगी बल्कि ज़रूरतमंदों को तत्काल मदद भी देंगे। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि अवैध ई रिक्शा और बिना परमिट वाहनों पर सख्त कार्रवाई कर हम यातायात को बेहतर व्यवस्था मुहैया कराएंगे। आगामी मानसून को देखते हुए बारिश या आपात स्थिति में पुलिस रेनकोट और अम्ब्रेला के साथ पूरी तैयारी में नजर आएगी और हर बाइक की रिपोर्टिंग संबंधित ACP को दी जाएगी। लखनऊ में ऐसे ही 42 रेसर बाइक को तैनात पुलिसकर्मी लखनऊ को जाम मुक्त करने का काम करेगी। पुलिस अफसरों के मुताबिक ऐसी कार्यागर योजना लखनऊ में ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट में सहयोग कर लोगों को सड़कों पर चलने के लिए सुविधा मुहैया कराएगी। आइए और विस्तार से जानेंगे। एक रेसर मोबाइल का सर आप लोग उद्घाटन किया गया है, हो जाएगी ना, सबकी आईडी आ जाएगी। साबित होगी रेसर मोबाइल। साइड नीचे करिए, साइड वाली आईडी नीचे करो भाई, चलो नीचे करो भाई, चेहरा ही नहीं दिख रहा है, नीचे और करिए भैया जी। जनपद लखनऊ में सुगम यातायात प्रबंधन के लिए आज यातायात पुलिस की तरफ से 42 रेसर मोबाइल यातायात कर्मियों को दी गई है। उनको तमाम सुविधाओं से युक्त किया गया है, यथा उनको वायरलेस सेट, लाउड हेलर,
ब्रेथ एनालाइज़र, अन्य प्रकार के उपकरण दिए गए हैं ताकि यातायात की जितनी भी उनकी ड्यूटियां हैं उसका सुगमता से निर्वहन कर सकें। ये मोबाइल मिलने से ये फोर्स मल्टीप्लायर का कार्य करेगी और इनकी आउटपुट, इनका कार्यक्षमता में इसमें इजाफा होगा। सर देखा जाए सर किस तरह से ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, क्योंकि देखने में ये आया कि रात में कुछ लोग हुड़दंग करते हैं, क्या उनके लिए भी कार्रवाई ये टीम करेगी? हम लोगों ने पूरे जनपद में जितने भी यातायात के प्रेशर पॉइंट्स हैं, जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन किया है और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटी वाले स्थान पे इनको नियुक्त किया जाएगा। आपको लगता है सर इन रेसर मोबाइल से क्या लखनऊ का ट्रैफिक और बेहतर हो पाएगा जो भी स्थिति है? लखनऊ के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, यू टर्न की व्यवस्था की जा रही है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के इंटरवेंशंस हो रहे हैं। कई जगहों पे हम लोग इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं। नगर निगम में अन्य इकाइयों की मदद से एलडीए और तमाम अन्य इकाइयाँ भी इस दिशा में कार्यरत हैं। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और इन्फोर्समेंट की दृष्टि से ये एक रेसर मोबाइल का जो हम लोगों ने कदम उठाया है वह इन्फोर्समेंट में एक मील का पत्थर मैं समझता हूँ कि साबित होगा। ठीक है थैंक यू। जॉइंट सिटी लॉ एंड ऑर्डर, डीसीपी ट्रैफिक, उपस्थित समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रेस से आए हुए समस्त भाई बंधुगण, अन्य प्रेस कर्मीगण, उपस्थित अन्य कर्मचारीगण, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा लखनऊ कमिश्नरेट की यातायात की टीम को, जो डीसीपी जी के नेतृत्व में और जॉइंट सिटी लॉ एंड ऑर्डर नेतृत्व में ये काम कर रही है। हमारा जनपद लखनऊ बहुत तेजी से विस्तार के पथ पे अग्रसर है। तमाम सुविधाएं यहाँ बढ़ रही हैं। यातायात जो वाहन हैं काफ़ी संख्या में बढ़े हैं। उस अनुपात में सड़क नहीं बढ़ पाए हैं। ऐसे में कुशल यातायात प्रबंधन व संचालन का महत्व बढ़ जाता है। इसके विभिन्न पहलू हैं। एक तो हमारा रहता है कि ट्रैफिक ठीक से इन्फोर्समेंट हो, ट्रैफिक की ठीक से इंजीनियरिंग हो और साथ ही साथ ट्रैफिक के संबंध में जो रोड के यूजर्स हैं उनका एजुकेशन हो। आज उसी दिशा में यह एक प्रयास। बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली और दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की बहुजन हितैषी वह बहुजन सुखै की सिद्धांतों पर चलने वाली यहाँ एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी केवल बीएसपी है। जब से इस पार्टी के सांसद और विधायक बने हैं तब से केंद्र और राज्यों की भी सत्ताधारी और विपक्ष की भी अंबेडकर विरोधी जातिवादी पार्टियों किस्म के सम धम दंत भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। ये सभी बीएसपी को कमज़ोर करने में लगे हैं और इस मामले में सत्ता और विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी और स्वार्थी किस्म के लोगों को मैनेज और ईवीएम को लेकर भी उठाए सवाल। बैलेट पेपर से सभी चुनाव कराने की मांग की। तो आगे सुनिए कि देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली तथा दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय के सिद्धांतों पर चलने वाली यहाँ एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी केवल बीएसपी है।
और जब से इस पार्टी के सांसद व विधायक आदि बने हैं तथा यूपी जैसे विशाल राज्य में भी ये पार्टी कई बार सत्ता में आई है, तो तब से केंद्र व राज्यों की भी सत्ताधारी और विपक्ष की भी अंबेडकर विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमज़ोर करने में लगे हैं। और इस मामले में सत्ता व विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के लोगों को मैनेज करके तथा उनके जरिए अभी तक जो भी अनेकों संगठन व पार्टियां आदि बनवाई हैं, तो उन्हें फिर ये पार्टियां अपने फायदे के हिसाब से सक्रिय करके व विशेषकर बीएसपी के मजबूत रहे राज्यों में और उसमें भी उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी है ताकि बीएसपी आगे बढ़ने से रुक जाए। ऐसे में दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से बने इस किस्म के पार्टी विरोधी संगठनों एवं पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को जरूर सावधान रहना है, अर्थात इन्हें ऐसे सभी स्वार्थी एवं अवसरवादी पार्टियों व संगठनों से सदैव दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि इस किस्म के संगठनों व पार्टियों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय की मूवमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, जबकि वास्तव में इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी हुई है, जिसे आगे बढ़ते एवं मजबूत होते हुए देखकर अब पूरे देश में व खासकर यूपी में यहाँ सत्ता एवं विपक्ष में विपक्ष की सभी जातिवादी पार्टियां बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। और अब पिछले कुछ समय से जब से बीएसपी फिर से मजबूत होनी शुरू हुई है, तो तब से अब यह सभी विरोधी पार्टियां विशेषकर दलित वर्ग से जुड़े अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के संगठनों व पार्टियों आदि को विभिन्न स्तर पर इस्तेमाल करके तथा उनके जरिए आए दिन किस्म किस्म के कार्यक्रम आदि करवा के यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करने में लगी है तथा उनकी ताकत को भी बांटने व कमज़ोर करने में लगी हुई है, जिनके बहकावे में इन वर्गों के लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और इसके लिए अब ये अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के बने संगठन एवं पार्टियां यहाँ जातिवादी पार्टियों के हाथों में खेलकर तथा उत्तर प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बसपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने परिसर में आंवला का पौधा लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पूरा होने पर अब यूपी बसपा प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान चलाएगी। इस बीच बसपा मुखिया मायावती के ईवीएम को लेकर उठाए गए सवाल पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पलटवार किया। आगे सुनिए। और एक पेड़ माँ के नाम से ही अभियान प्रारंभ हुआ है। आज हमारी पार्टी ने सभी सांकेतिक रूप से ये अभियान प्रारंभ किया है। प्रदेश कार्यालय पर वृक्षारोपण और हमारे सभी जिलाध्यक्षों ने सभी जिलों में वृक्षारोपण करके इस अभियान को प्रारंभ किया है। हम लोग 23 तारीख से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम से 5 अगस्त तक लगातार इस अभियान को प्रत्येक बूथ पर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के द्वारा वृक्षारोपण हो
इस अभियान के साथ हम सब लोग जुड़े हैं। आज के इस अभियान के माध्यम से आज विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब लोग संकल्पित हैं कि वृक्षारोपण अभियान और एक पेड़ माँ के नाम के माध्यम से इस अभियान को हम घर घर ले जाकर जागरूकता फैलाने का काम भी करेंगे और वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएंगे। भाजपा करिए एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं कि जब तक ईवीएम रहेगी तब तक भाजपा जीतेगी, जिस दिन ईवीएम हट जाएगी भाजपा जीत जाएगी, कैसे देखते हैं इसको? अब आपने देखा, हम लंबे समय से देश के सभी नागरिक मतदाता भाई बहन लंबे कालखंड से ईवीएम के माध्यम से अपने मतों का प्रयोग करके इस लोकतंत्र की धारा में अपनी सहभागिता प्रदान करते रहे। भारतीय जनता पार्टी हम लंबे समय से देश की राजनीति में है, चुनावी राजनीति में है। आपने देखा होगा, मुझे लगता है कि पिछले 20-25 वर्षों से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। 2002 के चुनाव, 2007 के चुनाव, 2009 के चुनाव, 2012 के चुनाव, लंबे कालखंड तक ईवीएम से हुए हैं और अब तक हो रहे हैं। ये विपक्ष का एक एजेंडा है कि जब जीतेंगे तो अपने पुरुषार्थ से जीतेंगे, उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। जब हारेंगे तो ईवीएम, सरकारी संस्था, सरकारी मिशनरी सबको दोषारोपण करेंगे। मेरा सभी विपक्षी दलों के नेताओं से आग्रह है कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद 4 विधानसभाओं के चुनाव हुए, तो 4 में 3 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बढ़त मिली है और 1 में झारखंड में कांग्रेस समर्थित गठबंधन को बढ़त मिली है। अभी आपने लोकसभा के चुनावों के परिणाम देखे, उत्तर प्रदेश सहित देश में जिस प्रकार के परिणाम आए, तो उस समय तो किसी ने, देश के किसी भी विपक्षी दल ने ईवीएम की भूमिका को लेकर प्रश्न नहीं खड़े करे। तो ये कहीं ना कहीं इनकी दूषित मानसिकता है और इनके इन कृत्यों से, इनके इन बयानों से कहीं ना कहीं लोकतंत्र को हम लोग कमजोर करने का काम कर रहे हैं। रामलला के बाद आज लोगों की देश की आस्था से जुड़ा विषय है और मुझे ये गर्व की बात है कि ये सब मोदी जी और योगी जी के कालखंड में हुआ है और कहीं ना कहीं हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहलगाम की घटना को लेकर के भी उन्होंने, मायावती ने एक सवाल खड़ा किया है कि हमारे देश की सीमाएं जो है वो सुरक्षित नहीं, इसलिए लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। अब मायावती जी को अभी तत्कालिक घटनाओं का ध्यान रहा होगा। आप पुराने अगर इतिहास में जाएंगे तो किस प्रकार से मुंबई में हमले हुए, किस प्रकार से देश के अनेकों भागों में बम विस्फोट हुए और किस प्रकार से कहीं आतंकवादी घटनाएं लगातार होती थी। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आई है, हमने आतंकवादियों को और आतंकवाद को उन्हीं की भाषा में जवाब देना प्रारंभ किया। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को कटरा संगलायदन रेल लिंक परियोजना के पूरा होने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मार्ग में चेनाब ब्रिज पर एक ऐतिहासिक यात्रा शामिल है, जिससे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के रूप में मान्यता प्राप्त है। नई ट्रेन सेवा से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि होने और हजारों लोगों के लिए यात्रा आसान होने की उम्मीद है। स्थानीय निवासी अब्दुल अजीज चांडेल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, अगर यहाँ ट्रेन सेवा शुरू होती है तो यहाँ बहुत सुविधाजनक होगा। उन्होंने इस पर काम करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया, जो हम आम लोगों को बहुत सुविधा देता है। यह लंच चुनौतीपूर्ण इलाकों में भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास में एक प्रमुख मील का पत्थर है। आइए विस्तार से जानेंगे। चंदेल डिस्ट्रिक्ट रामबन में रहते हैं हम। तहसील गुल है, गांव हमारा दाड़म पड़ता है। हमारा यहाँ ट्रेन के आने की बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। सुबह 7 बजे ट्रेन में बैठ के तो 10 बजे हम नौगांव में पहुँचते हैं। शाम को वापस डॉक्टर से मिलके कहीं भी कोई शॉपिंग करके शाम को फिर घर में पहुँचते हैं। ट्रेन की तो बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई और बहुत ज़्यादा आराम हो गया। गाड़ी में जाने से बहुत किस्म की परेशानियां पड़ती थी रास्ते में,
ये तो गवर्नमेंट और सरकार का हमें बहुत धन्यवाद है कि इस पे उन्होंने काम किया और अब आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी सहूलियत पैदा की। बहुत खुशी है। हर एक चाहता था, अभी साल से हम इंतजार कर रहे हैं कि कब जम्मू से ट्रेन डायरेक्ट श्रीनगर को जाएगी। सुनने में आया 6 तारीख को ट्रेन श्रीनगर जाएगी। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी को हम धन्यवाद करते हैं इस बात में कि उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिशन उठाया और इसको पाए तकमील तक पहुंचा दिया। मेरा नाम चौधरी गुलाम हुसैन, मैं संगलदान का वासी हूँ। इस वक्त भी इसमें हमें तो बहुत खुशी है कि हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस वक्त ये यहाँ से हमारे लिए श्रीनगर के लिए हुआ। आप कटरा से जो श्रीनगर जा रही है, मगर एक डिमांड रहेगी हमारी कि ये जो यहाँ से वंदे भारत ट्रेन जो है उसका स्टॉप संगलदान के अंदर भी होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग भी उसमें सफर कर पाए। हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें तो मैक्सिमम जो है वो रोड बंद ही रहते हैं, ब्लॉक रहते हैं। अब ये एरिया देख लो आप, चमलवास से लेकर यहाँ से रामबन तक, इस एरिया में तो हमेशा बंद ही रहता है। चाहे थोड़ी सी बारिश गिरी तो वो बंद हो जाता। देखो इस वक्त हमारा जो सफर है, जो पूरा दिन का हमारा सफर था, वो हमारा 2 घंटे में इस वक्त हमारा श्रीनगर हम पहुंच जाते हैं ट्रेन से। तो उससे ज्यादा फैसिलिटी हमें क्या चाहिए? कैपेसिटी भी बढ़ानी चाहिए और ट्रेन के डब्बे भी बढ़ाने चाहिए, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है। लोग खड़े खड़े यहाँ से श्रीनगर भी किस टाइम में, आप जो हमारा ततापानी स्पॉट है टूरिज्म का है, गर्म चश्मा है, वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा आते हैं। उस वक्त तो जगह नहीं मिलती है, इतनी ट्रेन में होते है वो भीड़। खड़े खड़े यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं। एक तो डब्बे बढ़ाए। मेरी जितनी लाइफ है, नाम कुलजीत कुमार शर्मा है। मैं संगलदान का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये ट्रेन चलेगी, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कामयाब कर दी। अब हमें एक बार मैं यहाँ से श्रीनगर गया, जो कि 2-2.5 घंटे में भी श्रीनगर पहुँचा। पहले यहाँ से पूरा दिन लगता था, एक दिन में भी नहीं, वो भी कभी कभी ऐसा होता था कि हमें रात को भनाल में रहना पड़ता। हमें इतना पता है कि यहाँ से जो भी मेडिकल के लिए श्रीनगर जाते हैं, अब दिल्ली भी आसान हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी हमारी ये खुशी की बात है कि जिसकी वजह से हम मतलब पूरे इंडिया से कनेक्ट हो। हाँ, ये सपना ही था हमारे लिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी ने पूरा कर दिया। ये इससे बढ़कर हमें क्या खुशी हो सकती है। मेरा नाम केसर सिंह, इधर सांगलदान के रहने वाले हैं। बहुत खुशी है हमको, अभी ट्रेन आई। पहले बहुत खराब हालात थे, सांगलदान से श्रीनगर ट्रेन चल रही है, बहुत फायदा हुआ। पहले बहुत बदतर थे इधर हालात, मिलिटेंट सी थी, बहुत खतरनाक हालात थे। अभी तो अच्छा है सब कुछ। बहुत खुशी हुई, ट्रेन चल रही है, काफ़ी सहूलियत है लोगों की। आज अभी के लिए इतना ही। खास खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।